इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दे दी। Israel's official recognition of Somaliland. इस मान्यता के बाद करीब 21 मुस्लिम देश, साथ ही OIC, GCC और अफ्रीकन यूनियन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का गुस्सा काफी बढ़ गया है। उनका कहना है इजराइल का ये कदम पूरी दुनिया की शांति और सुरक्षा पर गहरा असर डालेगा। जबकि दूसरी तरफ सोमालीलैंड के लोग इजराइल की इस मान्यता के बाद जश्न मनाते दिखे। लोगों ने इजराइल के झंडे को अपने सीने से लगाकर खुशियां मनाई। हर तरफ इजरायली फ्लैग एक मुस्लिम रीजन सोमालीलैंड की जमीन पर चमकते दिखाई दिए। क्या है पूरा मामला, मुस्लिम दुनिया गुस्से में क्यों है और ये सोमालीलैंड है कहाँ, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, इजराइल कब से मुस्लिम देशों का इतना हमदर्द हो गया जो मान्यता तक दे दी? आखिर क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह, आइए सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात जो इस पूरी स्टोरी से अलग है लेकिन उस पर बात करना बहुत जरूरी है। ये विजुअल आप देख रहे हैं, ये सोमालीलैंड के मुसलमान हैं जो उसी इस्लाम को मानते हैं जिसे पूरी दुनिया का मुसलमान फॉलो करता है। उसी इस्लाम को मानते हैं जो एक अल्लाह, एक कुरान और प्रोफेट पर ईमान रखते हैं। लेकिन इनका हाल देखें, ये बेगैरत और बेशर्म लोग इजराइल का झंडा अपने सीने से लगाकर बाकायदा जश्न मना रहे हैं। ये बेगैरत मुसलमान कह रहा है नेतन्याहू इज द बेस्ट मैन इन द एंटायर वर्ल्ड। ये सोमालीलैंड के लीडर जो टोपी लगाकर मुस्कुराते हुए नेतन्याहू से बात कर रहा है। और हैरत की बात तो ये है, ये खुद को मुसलमान कहते हैं। कुरान चैप्टर 49 वर्स 10 जिसमें आता है यकीनन सभी ईमान वाले एक दूसरे के भाई हैं। गजा में इजराइल ने जेनोसाइड किया, हमास का नाम लेकर 45,000 से ज्यादा बच्चों को मार दिया, औरतें इजरायली हमले का शिकार हो गई। यही नेतन्याहू जिसे ये लोग बेस्ट मैन इन द एंटायर वर्ल्ड कह रहे हैं, इसी ने गजा के शानदार शहरों को भयानक मलबे में बदल दिया। यही नेतन्याहू जिससे ये मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, इसी ने मुसलमानों के घर, मसाजिद, यूनिवर्सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि उनके कैंप भी तबाह कर दिए। अब आप खुद बताइए, ये कुरान के उस तमाम अहले ईमान एक दूसरे के भाई हैं, इस पर कितना ईमान रखते हैं? ये इजराइल का झंडा सीने से लगाकर घूम रहे हैं। अब ये कुछ भी वजह बता सकते हैं कि हमने फलाना वजह से ऐसा किया, हम बस रिकॉग्निशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भाई ये भी तो देख लो आखिर किसने आपको मान्यता दी है और वो कितना मुस्लिम वर्ल्ड का हिमायती है, ये तो सभी जानते हैं। खैर, ये वो बातें हैं जो शायद बहुत से लोगों के दिमाग में भी ना है। आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया या फिर नहीं, कमेंट में मुझे भी बताना। अब आते हैं टॉपिक पर। अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में लोकेटेड जमीन का ये छोटा सा टुकड़ा जो एक तरफ समंदर के गल्फ ऑफ एडन से लगा हुआ है, सोमालीलैंड कहलाता है, जो सोमालिया, इथियोपिया और जिबूती से अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके पास 850 किलोमीटर लंबा कोस्टल एरिया है जो इसे ट्रेड के मामले में एक स्ट्रेटेजिक बेनिफिट देता है। आज की बात करें तो ये खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट मानता है। इसने अपना एक अलग पार्लियामेंट बनाया हुआ है, इसकी करेंसी अलग है, इसका फ्लैग तक अलग है। बस इनके साथ प्रॉब्लम यह है, पूरी दुनिया इन्हें एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री रिकॉग्नाइज ही नहीं करती। दुनिया ये मानने को तैयार ही नहीं है कि सोमालीलैंड जैसा कोई देश भी है। हालांकि हमेशा से ऐसा नहीं था। यह देश 5 दिन के लिए आजाद भी हुआ था और एक इंडिपेंडेंट स्टेट भी था। इसके पीछे एक पूरी ड्रामेटिक हिस्ट्री मौजूद है। ये दो रीजन देखिए, इसे अगर आज की कंडीशन में देखेंगे तो ये है सोमालिया और ये है सोमालीलैंड। लेकिन 1960 से पहले इन दोनों रीजन पर दो अलग अलग कॉलोनियल पावर का राज हुआ करता था। ये जो सोमालिया वाला पार्ट है, इस पर इटली का कब्जा हुआ करता था और इसे इटालियन सोमालीलैंड कहा जाता था। इस वाले पार्ट पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे और इसे ब्रिटिश सोमालीलैंड कहा जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली की हार के बाद उसके जो इलाके थे जिसमें इटालियन सोमालीलैंड भी आता था, वो अब ब्रिटिश के कंट्रोल में चला जाता है। मतलब सोमालीलैंड के इस वाले पार्ट में इटली का कब्जा खत्म हो जाता है। अब सवाल ये उठा कि इटली तो हार गया, ऐसे में इटालियन सोमालीलैंड का मालिक कौन होगा, इसे कौन चलाएगा? सवाल तो जायज था और इसके लिए 1949 में यूनाइटेड नेशन एक फैसला लेता है जिसे यूएन ट्रस्ट टेरिटरी अंडर इटालियन एडमिनिस्ट्रेशन 1950-1960 कहा जाता है। ये एक तरह का अग्रीमेंट था जिसमें यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये जो सोमालिया का ये वाला पार्ट है, इसे वापस से इटली के कंट्रोल में दे दिया जाए और इसके लिए कुछ शर्तें भी रख दी गई, जहां इटालियन सोमालीलैंड में इटली होगा जरूर लेकिन गार्जियन बनकर, केयर टेकर की तरह, जबकि असली मालिक यूएन होगा। और आने वाले 10 साल में इटालियन सोमालीलैंड को आजाद करना पड़ेगा और इसके लिए फाइनल डेट होती है 1 जुलाई 1960। इतना तो आप समझ गए कि इटली की हार के बाद इटालियन सोमालीलैंड की आजादी का रास्ता खुल गया और इसके लिए डेट भी फिक्स कर दी गई। अब आते हैं ब्रिटिश सोमालीलैंड पर, जहां ब्रिटेन कब्जा करके बैठा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भले ही अलाइड पावर जिसमें ब्रिटेन भी था, इनकी जीत हुई थी, लेकिन इस वॉर के बाद ब्रिटेन के हालात काफी बुरे हो चुके थे। इनकी पकड़ कमजोर हो गई थी और इनके खिलाफ लोगों का गुस्सा मूवमेंट में बदल चुका था। जिस तरह इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, उसी तरह अफ्रीका में भी डीकोलोनाइजेशन वेव चल रही थी। अफ्रीका के लोग भी आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे। इस तरह दुनिया के कई देश एक एक करके ब्रिटेन की चंगुल से आजाद होने लगते हैं, जिसमें 26 जून 1960 को ब्रिटिश सोमालीलैंड भी आजाद हो जाता है। आजाद होते ही ब्रिटिश सोमालीलैंड ने अपना संविधान बनाया, अपनी सरकार बनाई और एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट का स्टेटस हासिल कर लिया। डेट थी
26 जून 1960 और जैसा भी आपको बताया सिर्फ 5 दिन बाद 1 जुलाई 1960 को इटालियन सोमालीलैंड भी अपनी आजादी की घोषणा करने वाला था। इन दोनों आजाद हुए रीजन के बीच जो 5 दिन का गैप था, जिसमें ब्रिटिश सोमालीलैंड वाले पार्ट के जो लीडर थे उन्होंने सोचा कि हम सोमाली लोग एक ही कौम है, एक ही रिलीजन को मानते हैं, हमारा कल्चर एक है, तो क्यों ना बॉर्डर की लाइन को खत्म करके एक हो लिया जाए। और इस तरह 1 जुलाई 1960 को जब इटालियन सोमालीलैंड आजाद हुआ तो ब्रिटिश सोमालीलैंड इटालियन के साथ मर्ज हो गया और दोनों ने मिलकर एक नया देश बनाया जिसे सोमाली रिपब्लिक नाम दिया गया। ये वही है जिसे आज सोमालिया कहा जाता है। यहाँ तक तो सब ठीक है। सोमालीलैंड बगैर किसी दबाव के सोमालिया के साथ जाने का फैसला लेता है और उनकी सोच अच्छी होती है, यूनिटी की होती है, भाईचारे की होती है। अब चूंकि देश नया बना सोमाली रिपब्लिक, तो जाहिर सी बात है संविधान भी नया ही होगा। और इसके लिए 20 जून 1961 को जब वोटिंग हुई तो सोमालीलैंड के 63% लोगों ने नए संविधान को रिजेक्ट कर दिया, बावजूद इसके यूनियन बना रहा। क्योंकि आज का जो सोमालिया है वहां की पॉपुलेशन ज्यादा थी और उन्होंने नए संविधान के फेवर में जबरदस्त वोटिंग करी, जिसमें नए संविधान की जीत हुई। भले ही सोमालीलैंड के लोग इसके खिलाफ थे और यही वो प्रॉब्लम होती है जो आगे चलकर इस यूनियन को नुकसान पहुंचाती है। सोमालीलैंड के लोग इस यूनियन से खुश नहीं होते हैं, उन्हें लगता है उनकी आवाज दबाई जा रही, उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा। और ये डिससैटिस्फैक्शन इतनी बढ़ जाती है कि साल 1969 में जनरल सियाद बर्रे की लीडरशिप में एक मिलिट्री कूप होता है। सोमालिया की डेमोक्रेटिक सरकार वहां पर गिरा दी जाती है और पूरे सोमालिया पर सियाद बर्रे का कब्जा हो जाता है। सियाद बर्रे जो इस टाइम सोमालियन आर्मी में मेजर जनरल होते हैं, वो अब सीधे तख्ता पलट के बाद सोमालिया के तीसरे प्रेसिडेंट बन जाते हैं और प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले पार्लियामेंट और संविधान इसे ही खत्म कर देते हैं। यानी एक डिक्टेटर की पहली खूबी संविधान खत्म करो या उसे कमजोर करो ताकि कानूनी धरपकड़ मुमकिन ही ना हो पाए। दूसरी खूबी मीडिया पर कंट्रोल हासिल करो और जो ना माने उस पर लगाम डालो। तीसरी खूबी अपोजिशन को जेल में डालो, बाहर रहेंगे तो सवाल ही करेंगे। बर्रे ने भी यही सब किया और फिर 1976 में एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई, सोमाली रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, और सोमालिया को सिंगल पार्टी स्टेट डिक्लेयर कर दिया। मतलब विपक्ष मुक्त सोमालिया, ना विपक्ष होगा ना कोई सवाल होगा। और इस तरह सियाद बर्रे एक तानाशाह की तरह सोमालिया पर रूल करने लगते हैं। आप तो जानते ही हैं, हर जगह सिर्फ भक्त तो होते नहीं है कि नेताजी जो कह रहे हैं जो कर रहे हैं वही सही है, बल्कि कुछ जुनूनी लोग भी होते हैं जो तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हाँ, वो अलग बात है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आवाज उठाते जरूर हैं। इनके नंबर तो बहुत कम होते हैं लेकिन बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। सोमालिया में भी बर्रे के खिलाफ कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। सोमालिया में एक कम्युनिटी है इशाक, और इस कम्युनिटी के कुछ इंटेलेक्चुअल, कुछ बिजनेसमैन उस टाइम लंदन में रहने लगे थे और इन्हीं माइग्रेंट इशाक लोगों ने बर्रे के खिलाफ साल 1981 में एक ग्रुप बनाया, सोमाली नेशनल मूवमेंट SNM। अहमद मोहम्मद गुलैद, यूसुफ शेख अली मदर, कर्नल अब्दुल कादिर कौसर अब्दी, अहमद मोहम्मद महमूद सिलानियो, अब्दुल रहमान अहमद अली तूर जैसे लीडर्स ने बर्रे के खिलाफ गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया। जिस इलाके में SNM का प्रभाव ज्यादा होता, बर्रे के लोग वहां पर भारी तबाही मचाते, आम लोगों को मारते, उन्हें पकड़कर ले जाते, जेल में डाल देते, जैसी तानाशाही जबरदस्त आम हो गई। लेकिन SNM बर्रे पर हावी होती चली गई और फाइनली साल 1991 में सियाद बर्रे का शासन सोमालिया से खत्म हो जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है सोमालिया का नया चैप्टर। सोमालिया जो अब बर्रे की बर्बरियत से तो आजाद हो गया, लेकिन 18 में 1991 को SNM और बाकी लीडर्स ने मिलकर फैसला किया जिसमें सोमालीलैंड को सोमाली रिपब्लिक से अलग करके एक सेपरेट कंट्री डिक्लेयर कर दिया। अलग पासपोर्ट, अलग फ्लैग, अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग पार्लियामेंट, सब कुछ बनाया गया। लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने सोमालीलैंड को अलग देश नहीं माना, किसी ने मान्यता नहीं दी। खास करके मुस्लिम वर्ल्ड एक अलग सोमालीलैंड के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। हालांकि सोमालिया ने कहा कि भले ही सोमालीलैंड हमारे साथ नहीं है लेकिन वो हमारा ही एक पार्ट है। और इस तरह साल 1991 से लेकर अब तक सोमालीलैंड अपनी पहचान के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ऐसे में इजराइल का इसे मान्यता देना खुद सोमालीलैंड की डिप्लोमेटिक जीत है जिसकी वो खुशियां भी मना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम इससे बहुत नाखुश हैं। क्यों हैं ये अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि इजराइल ही क्यों और कोई क्यों नहीं। सोमालीलैंड जो एक मुस्लिम स्टेट है, ऐसे में इजराइल क्यों इतना मेहरबान हो गया? तो देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आज अगर इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता दी है तो पहले इसके लिए सोमालीलैंड ने ही हाथ आगे बढ़ाया था। सोमालीलैंड को लगा ऐसे तो कोई देश उन्हें मान्यता देगा नहीं, खास करके मुस्लिम देश, और इजराइल मुस्लिम देश का दुश्मन है, तो क्यों ना सबसे पहले दुश्मन के ही दुश्मन को दोस्त बनाया जाए। साल 1995 में सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट इब्राहिम ईगल ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर यित्ज़हाक रबिन को डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने के लिए पहला लेटर लिखा था। और जैसा भी आपको बताया कि इजराइल मुस्लिम उम्मा का दुश्मन है, जिसे देखते हुए इब्राहिम ईगल ने कहा था रीजन में इस्लामिज्म का साथ मिलकर मुकाबला किया जाए। इस बात को समझ रहे हैं, ये इजराइल के साथ मिलकर इस्लाम के खिलाफ मुकाबला चाहते थे और ये खुद को
मुसलमान कहते हैं। हालांकि उस टाइम इजराइल ने सोमालीलैंड की इस रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया था, लेकिन सोमालीलैंड इजराइल से मान्यता हासिल करने और उसके साथ रिलेशन कायम करने के लिए इस कदर आतुर था कि बैक चैनल इनकी बात चल रही थी। अब सवाल ये, जब उस टाइम इजराइल ने मान्यता नहीं दी तो अब क्यों? तो इसका सीधा सा जवाब है इजराइल का सपना, ग्रेटर इजराइल। जी उसके हिब्रू बाइबल में कहा गया है, ईश्वर ने इब्राहिम के बेटों को नाइल यानी इजिप्ट से लेकर फुरात यानी इराक और सीरिया तक की जमीन देने का वादा किया है, और इजराइल इसी को ग्रेटर इजराइल कहता है, जिसे अचीव करने के लिए वो पूरे फिलिस्तीन को कब्जा कर चुका है। अभी हाल ही में सीरिया के गोलान हाइट्स को भी अमेरिका ने इजराइल के पार्ट के तौर पर मान्यता दे दी। सेल्फ डिफेंस के नाम पर इजराइल अपने आसपास के इलाकों को टारगेट करता है, कभी लेबनान पर अटैक करता है तो कभी सीरिया पर। आज भले ही इजिप्ट और जॉर्डन जैसी कंट्री इजराइल के पाले में खेल रही, लेकिन एक टाइम ये भी इजराइल के निशाने पर हुआ करती थी। साल 1948 में जब इजराइल बना तो इन सब ने मिलकर इजराइल को खत्म करने की कोशिश करी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी, और उसके बाद ये सब एक एक करके खामोश होते चले गए, सिवाय एक देश ईरान के। ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक पूरा जाल तैयार किया, उसके आसपास के इलाकों में अपने रेजिस्टेंस ग्रुप खड़े किए, उन्हें वेपन से लेकर फंड सब कुछ दिया। फिर वो लेबनान का हिजबुल्लाह हो या फिलिस्तीन का हमास, ईरानी एक ऐसा देश रहा जिसने सबकी मदद करी। लेकिन अमेरिका और इजराइल के आगे ये बेबस रहे। इजराइल हमास की टॉप लीडरशिप को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है, लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह को भी लगभग कमजोर कर देता है, सिवाय एक के, यमन में मौजूद हौथी ग्रुप। इजराइल जब भी अपने आसपास के किसी भी देश पर अटैक करता है तो जवाब में हौथी इजराइल पर मिसाइल दाग देता है। इसके अलावा हौथी जो कि यमन में मौजूद है, जो लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली शिप को टारगेट करता रहता है। पिछले एक साल में कई ऐसी न्यूज आई जहां हौथी शिप पर अटैक करके उसे समंदर में दफन कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि इजराइल ने हौथी को खत्म करने की कोशिश नहीं करी, पूरी तरह से करी, लेकिन हौथी को खत्म करना उसके लिए आसान नहीं है। और रीजन सिर्फ एक है, इजराइल से यमन की दूरी। वहां से यहां पर आकर अटैक करना इजराइल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। पिछले 2 साल में हौथी इजराइल के लिए काल बन चुका है, उसके एयर डिफेंस को चकमा देना सीख गया है, और इजराइल के अंदर अटैक करना हौथी के लिए काफी आसान हो गया है। ऐसे में सोमालीलैंड जो गल्फ ऑफ एडन के किनारे लोकेटेड है, और यहां से यमन की दूरी सिर्फ 300 से 400 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा सोमालीलैंड का बारबेरा पोर्ट, जहां यूएई का एयरबेस है, यूएई की नेवी और उसकी एयरफोर्स बारबेरा पर मौजूद है। यूएई जो पहले से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है, ऐसे में इजराइल को इससे भी कोई खतरा नहीं है, बल्कि यूएई इजराइल की भरपूर मदद भी करता है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि इजराइल ने सोमालीलैंड को मान्यता क्यों दी है। इजराइल को पता है अगर सोमालीलैंड में उसकी मौजूदगी कायम हो गई तो यहां से यमन को भी टारगेट करना आसान हो जाएगा, खास करके हौथी को खत्म किया जा सकता है। यहां रहकर हौथी से जुड़ी खुफिया जानकारी भी हासिल करी जा सकती है। साथ ही लाल सागर जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है, उस पर भी इजराइल का कंट्रोल आ सकता है। यही वजह है कि इजराइल का सोमालीलैंड को मान्यता देना पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को खटक रहा। वो इसका विरोध कर रहे हैं और मीटिंग्स पे मीटिंग चल रही है। ये बात पूरी दुनिया समझ रही कि इजराइल ने सोमालीलैंड को क्यों मान्यता दी, सिवाय इन लोगों के। हालांकि ये भी जानते हैं और इन्होंने बाकायदा पूरी बातचीत करके इजराइल को राजी किया है। इनका मकसद सिर्फ मुस्लिम वर्ल्ड की दुश्मनी का फायदा उठाकर इजराइल से मान्यता हासिल करना है। ऐसे ही नेतन्याहू ने इन्हें इजराइल आने के लिए इनवाइट नहीं किया है। भाई अंदर ही अंदर गलबहियां चल रही है इन दोनों लोगों की। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल ने हजारों बच्चों को मार दिया, मस्जिदें तबाह कर दी, यहाँ तक कि किबले अव्वल मस्जिद अक्सा भी उन्हीं इजराइलियों के कब्जे में है। ये तो बस मस्त हैं, इजराइल का झंडा सीने से लगाकर घूम रहे हैं। अफसोस होता है इनकी सोच पर, इनके अक्ल पर पड़े पर्दे पर। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो हमें ज्वाइन भी करें। महीने का सिर्फ 59 रुपीज है भाई। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।